Hello, my dear students, welcome back. In this video, we are going to read chapter number 2 of your geography book class 8, Natural Resources. So the name of the chapter is Natural Resources. Natural resources are the gifts of nature like land, water, soil, vegetation and minerals. So in the last chapter, हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में. There are two type of resources that are natural and man-made resources. In this chapter, we are going to read about natural resources. So इस चैप्टर में हम कुदरत ने जो हमें गिफ्ट करे हैं जैसे कि पानी, जमीन, धरती, वनस्पति, खनिज जो हमें दिए हैं भगवान ने, नेचर ने हमें, कुदरत ने दिए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. These resources are called as spinal cord of the economy of a nation. कहते हैं इसको रीढ़ की हड्डी बोला गया है कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है. These are considered as the base of strength and prosperity of the nation. So इन अगर ये हैं तो देश तरक्की करेगा, देश को मजबूती मिलेगी, किसी भी देश को. Here in this chapter, इस chapter में we will study the natural resources under the following titles. So इस chapter के अंदर हम लोग natural resources के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is land. So पहला है land, जमीन, soil, मिट्टी, water, पानी, natural vegetation, कुदरती वनस्पति, wildlife, जंगली जीवन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज से ऊर्जा से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है उनके बारे में. सो देयर आर टोटल 6 types here, 6 types of natural resources. In this chapter we are going to read about natural resources and its types. So natural resources मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भगवान ने हमें, कुछ नेचर ने, कुदरत ने हमें गिफ्ट करे हैं, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. अलग अलग तरह के हैं ये. जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज. सो लेट अस रीड लैंड रिसोर्सेज. Man had been using land for its needs since its inception. So कुदरत कहता है कि जो ये चीजें हैं भगवान ने हमें दी हुई हैं, लैंड, सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं. सो आदमी इसको यूज कर रहा है, बहुत लंबे समय से इसको यूज कर रहा है अपनी जरूरतों के लिए. द यूज ऑफ लैंड हैज अ स्पेशल प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैन. कहते हैं इस जमीन का जो यूज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आदमी की लाइफ में. He lives as well as carries on other activities on this land. इस धरती के ऊपर उसने बहुत सारे जो एक्टिविटीज कर रहा है, वो जैसे एग्रीकल्चर कर रहा है, वो बहुत सारे मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, घर हैं, सेटलमेंट है ना, बहुत कुछ कर रहा है वो. मैन डिपेंड्स ऑन लैंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिफरेंट नीड्स. अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको जमीन के ऊपर निर्भर जो है वो रहना पड़ता है आदमी को. ही यूजेस द लैंड फॉर हिज इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज. वो इस धरती को यूज कर रहा है किस चीज के लिए? फॉर द इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो. सो अपने पैसे कमाने के लिए, है ना, तो इन सब चीजों के लिए वो धरती के ऊपर निर्भर है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेटली. व्हाट इज दिस? अप्रोक्सीमेटली 29% पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड. कहते 29% जो पार्ट है धरती का वो जमीन है, लैंड है. एंड द रिमेनिंग 71% इज वाटर. और जो बाकी बचा हुआ है 71% वो क्या है? पानी है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें पता लग गया 71% ज्यादा क्या है धरती के ऊपर, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर लैंड ज्यादा है या फिर पानी ज्यादा है. तो क्या ज्यादा है? पानी. वाटर जो है वो 71% है एंड लैंड की अगर बात करें तो वो 29% आ जाती है. ठीक है, दिस 29% पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड, that is land, is further divided into landforms. So बेटा landforms underline कर लो. There are various types of landforms. Landforms अलग अलग तरह के होते हैं, like mountains, plains and plateaus. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? मेजर लैंडफॉर्म्स हैं ये वाले जो माउंटेन्स. देयर आर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स दैट आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. सो मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफर विद द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. तो आदमी की पैसा कमाने की या फिर जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, है ना, वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे अलग अलग होता है. बिकॉज माउंटेन्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, प्लेन से कंपेरिजन अगर कर ले, है ना. So the mountainous regions of the world are not much suitable for human settlement. कहते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, मतलब कहने का ये है कि माउंटेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कम आबादी होती है क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का क्लाइमेट होता है या कह लो कि वहाँ रहना, पानी जैसे होता है, दिक्कत आती है लोगों को, काफ़ी नीचे पहाड़ों से उतर के पानी लेना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ सूटेबल नहीं होता है रहना उनके लिए. On the other hand, very dense population is found in the plains. Very dense population is found in the plains because almost most of the required
fragments of human habitation are found easily available over here. So यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, these are the fertile plains, right? So ये plains हो जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स उनको कह देते हैं। सो इन प्लेन्स के ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं, इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, पंजाब हरियाणा की धरती है ना जैसे हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे धरती बहुत ज्यादा जमीन जो है उपजाऊ है, यहाँ एग्रीकल्चर होती है, सड़कें एक दूसरे से कनेक्ट की हुई हैं, है ना, प्लेन एरिया है। सो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, डेंस होती है। क्या होती है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंस होती है, बहुत ज्यादा संघनीय आबादी है कहाँ पर, प्लेन्स के ऊपर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हर एक चीज हमें बहुत इजिली अवेलेबल हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ इज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। इंडिया जो है हमारा देश एक विशाल बहुत बड़ा देश है। इट्स बिगेस्ट साइज इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कहते हैं अपने आप में ही एक रिसोर्स है, ये महत्वपूर्ण रिसोर्स है इसके बड़े साइज होने की वजह से। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को इसके साइज की वजह से, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ओके, इट्स एरिया इज, अब इसका एरिया देखो कितना ज्यादा है, 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना इसका एरिया है। अबाउट 30% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर माउंटेन्स। तो कहते हैं कि 30% एरिया माउंटेन्स में आ जाता है। एंड माउंटेन्स आर आल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत सारे खनिज मिनरल्स लाइक है ना, बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, हमें इन पहाड़ों में से मिलते हैं। तो इसलिए इनको पहाड़ों को क्या कहा जाता है, पहाड़ों को मिनरल्स रिसोर्सेज का स्टोर हाउस भी बोला जाता है। सो यू कैन अंडरलाइन द लाइन, mountains are also called, mountains are also known as storehouses of the resources. These are also significant as far as from the beauty point of view. So the country is concerned, कहते हैं of the country is concerned, इस देश में ये होते हैं पहाड़, तो बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू जो होता है, काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस जो है यहाँ पर पहाड़ों पे होती हैं। जैसे आपने सुना होगा शिमला के बारे में, है ना, शिमला, श्रीनगर, सो कुल्लू मनाली, तो ये सब जगहें हैं जहाँ पे लोग टूरिस्ट जो होते हैं विजिट करते हैं जाके, और इनकी सुंदरता को जाके एंजॉय करते हैं, पहाड़ों की सुंदरता को एंजॉय करते हैं। द प्लेट्यूज ओवर अप्रोक्सीमेटली 27%। तो अभी हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं कि 27% एरिया जो होता है किसी कंट्री का, उसने ले रखा है। वी ऑल्सो गेट वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम दिस प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज से भी हमें कई तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी जो है वो भी यहाँ पर होती है। ओके, सो प्लेन्स आर नॉन फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस एरिया को क्या कहेंगे, प्लेन्स कहेंगे। प्लेन्स जो होते हैं उन एग्रीकल्चर के लिए, बड़ी संघनीय आबादी के लिए, है ना, जाने जाते हैं। ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, अगर हम पूरा एरिया जो है अपने देश की उससे बात करें तो 43% जो एरिया है उसके ऊपर प्लेन्स हैं, प्लेन से कवर्ड है। दीज प्लेन्स फुलफिल मैंस मेनी नीड्स। आदमी की बहुत सारी जरूरतों को ये पूरी कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन द प्लेन एरिया इज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल। कहते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना, या फिर वनस्पति की बात करें, तो प्लेन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कीमती है। दो द एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, yet land plays a fundamental and important role. तो कहते हैं एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। कहते हैं कि लैंड जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्ले रोल जो है वो करती है, रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में। बिकॉज विदाउट फूड नोबडी कैन सर्वाइव, है ना, बिना खाने के कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो एग्रीकल्चर तो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं लैंड यूज। अब धरती का इस्तेमाल हमने जैसे ऊपर पढ़ के आए हैं, 71% जो है वहाँ पे एरिया, 71% एरिया किस किस के लिए है, पानी के लिए है ना, रेस्ट इज फॉर लैंड। तो ये लैंड जो एरिया है कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, लैंड यूज, लैंड अंडर फॉरेस्ट, सो जंगल है जमीन के ऊपर। नेट शॉन एरिया मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। फैलो लैंड खाली पड़ी जमीन है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ जमीन जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है। लैंड अंडर पास्चर्स एंड प्लांट्स, मतलब कुछ पौधे हैं वहाँ पे यहाँ जो जैसे कुछ घास लगा हुआ है, और जो पशु हैं उनको जाके खाते हैं, है ना, उसको पास्चर एरिया कहते हैं, चरागाह जिसको पंजाबी में बोल देते हैं। So 22.2% of the total land area of India is under forest. So 22.2% जो हिस्सा है धरती का इंडिया का वो जंगल है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि कितना हिस्सा जो है
एरिया जो है, लैंड है जो इंडिया की, कितना हिस्सा उसका फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो इट इज 22.2%। ठीक है, सो फॉर अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया दिस एरिया शुड बी, कहता है कि जैसे जितनी आबादी है उसके लिए तो भाई 33% होना चाहिए, तो हमारे पास प्लांट्स कम है, फॉरेस्ट एरिया क्या है, कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम करते हैं, therefore plantation of trees should be on a large scale and cutting of trees should forest should be strictly banned। कहता है कि हमें पेड़ों को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए और जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ जो है हमें लगाने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ पाई चार्ट, यू कैन सी हियर लैंड यूज, सो यू कैन आइडेंटिफाई द कलर्स, दिस इज द नेट शोन एरिया जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास लैंड है जो भी पॉस्टर्स वगैरह के अंदर आ जाती है, सो ये आप सब देख सकते हो किस तरीके से है। ठीक है, लैंड अंडर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये है। नेक्स्ट है अबाउट 46% ऑफ द टोटल एरिया इज नेट शोन एरिया, कहते 46% जो एरिया है टोटल वो नेट शोन एरिया है। ये देखो 46% ये नेट शोन एरिया है, ये वाला नेट शोन एरिया है। दिस इज एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, कहते ये वो एरिया है जहाँ पर पूरी फसल जो होती है, खेती बाड़ी जो होती है वो की जाती है। It is base of for agriculture. Land not available for cultivation is not used for agriculture purposes। कहते हैं लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो उसको एग्रीकल्चर के लिए, बेटा जो अब कल्टीवेट ही नहीं कर सकती कुछ, उसमें मतलब मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी है ना, उपजाऊ भी नहीं होगी वो, तो उसके ऊपर कैसे कोई फसल उगा सकता है, फसल तो होगी नहीं है ना। सो इसलिए कहता है यहाँ पे कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसको जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए नहीं यूज करते। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय सेटलमेंट, लाइक जैसे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ घर बने होते हैं, कुछ जैसे जमीनें हैं लोगों की, तो वहाँ पे शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ लैंड जो सी आप यहाँ पे मैप दे सकते हो जिसके अंदर जो कल्टीवेबल लैंड है या लैंड पास्चर्स है, लैंड फॉरेस्ट है, वो देख सकते हो अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया हुआ है। यहाँ पर जैसे पर्पल कलर है तो ये कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है ये वाली। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए रोड्स, कुछ जमीन के ऊपर रोड बने हुए हैं, रेलवेज हैं है ना, तो रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, नदियाँ बनी हुई हैं, झीलें हैं, किनाल्स हैं, और भी कई चीजें बनी हुई हैं। This category constitutes 14% of the total land area and includes barren land also। So ये जो कैटेगरी है इसके अंदर रोड्स रेलवे आ जाते हैं, 14% हिस्सा है लैंड का, एंड इसके अंदर barren land मतलब बंजर जमीन जो है वो भी आ जाती है। Fallow land constitutes 8% of the total land area of the country। So कहते हैं जो fallow land मतलब खाली जमीन है, 8% जो हिस्सा है देश का कंट्री का, उसके अंदर 8% जो है वो फैलो लैंड आती है। दिस लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर बट इट इज लेफ्ट विदाउट एग्रीकल्चर फॉर 1 to 5 years। कहते हैं ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, बट दिस इज लेफ्ट विदाउट एग्रीकल्चर फॉर 1 to 5 years, है ना। दिस इज डन सो दैट, कहते हैं इसलिए इसको फैलो लैंड का मतलब कि इसलिए इसको एग्रीकल्चर वहाँ पे जब उगा के कुछ टाइम के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि अपनी फर्टिलिटी मेंटेन रख सके, इसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो खो ना जाए, इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए फैलो लैंड बना दिया जाता है, जमीन को खाली जो है वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट ड्यू टू सम रीजंस नो एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन देयर। कहते कल्टिवेबल वेस्ट लैंड जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए फिट होती है कुछ कारणों के कारण, बट यहाँ पे कुछ कारण एग्रीकल्चर नहीं की जाती है, नो एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन हियर। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लिखा हुआ है कि वो सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है बट कुछ कारणों के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की जाती है। समटाइम्स बैक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड बट ड्यू टू रीजंस लाइक लैक ऑफ वाटर। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमी होती है पानी की, जैसे है ना एक्सेस ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक जैसे होता है मिट्टी में होता है, सोइल इरोजन, मिट्टी बहुत खुरती है जब बारिश आती है ना, सो वाटर लॉगिंग, पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। सम अदर रीजंस, कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इस यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती है। 5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कम्स अंडर दिस कैटेगरी, 5% जो हिस्सा होता है कहते हैं इस कैटेगरी के अंदर आता है। एंड प्लांट एंड पास्चर कवर 4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द country। The pasture are used to graze the cattle। So pastures में मैंने आपको बताया था चरागाह, तो इन चरागाहों के ऊपर क्या किया जाता है, जो पशु होते हैं उनको चराया जाता है। The present area and the pasture is very less। कहते हैं जो आज हिस्सा है pastures का बहुत ज्यादा कम है। In a state like पंजाब जैसे देश के स्टेट के अंदर, सॉरी राज्य के अंदर, the trend of grazing the cattle in open pastures has declined।
तो आपने देखा होगा लोगों को यहाँ पे गाँव के अंदर जाके है ना घास चराते हुए अपने भैंसों को या गाँव को जो होती हैं बकरियों को, ठीक है। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट लिमिटेड रिसोर्स, कहते हैं लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रिसोर्स है बट एक लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब ये कि जमीन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पानी के अंदर जमीन हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स है एक। दिस रिसोर्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, इसको बढ़ा नहीं सकते हम लोग, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस रिसोर्स इन अ बेस्ट वे। सो इसलिए हमें देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इस रिसोर्स को जो हमें भगवान ने नेचर ने हमें दिया है लैंड का, हम उसको अच्छे तरीके से सही से इस्तेमाल जो है वो करें। So this is the land resource. Next is soil resource. Soil मिट्टी के बारे में सब जानते हैं, there are various types of soil, अलग अलग तरह की soils होती हैं। So soil is very important factor for the germination and growth of plant. मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी पौधे को बड़ा होने में, उसको उगने में मदद करती है। It is a renewable, एक renewable resource है and vital resource which can be made fertile by the use of manures. उसको हम उपजाऊ बना सकते हैं खादों को यूज करके, फर्टिलाइजर्स को यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इस रिसोर्स को उपजाऊ जो है वो बना सकते हैं। द लैंड फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन, कई जो इफेक्ट्स चीजें होती हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं, इसको बनने में रोक सकते हैं, जैसे कि देखो सम ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर्स आर से पेरेंट रोक हो गई, क्लाइमेट हो गया उस जगह का, प्लांट्स एंड अदर क्रिएचर्स, है ना, तो ये सारे अफेक्ट कर सकते हैं इसको बनने में। टाइम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन सॉइल, मिट्टी को बनने में टाइम भी लगता है, सो टाइम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो अंडरलाइन द लाइन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सो द डोमिनेंट फैक्टर्स आर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, प्लांट्स, other creatures. Time also plays an important role in the formation of the soil. Next is India basically is an agricultural country where 65 and 70% population is engaged in this or related occupation. कहते हैं इंडिया जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर 65 से 70% जो आबादी होती है वो इसमें एंगेज होती है, मतलब लोग जो है उनका मेन काम, जैसे यहाँ पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मेन लोगों का ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। Therefore, for such a country, the role of soil becomes more important, है ना, तो इसीलिए फिर अगर एग्रीकल्चर ही मेन काम होता है तो उसके लिए सॉइल मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। The soil of a country differs from area to area, तो जो मिट्टी होती है किसी देश की वो एरिया टू एरिया अलग होती है, वेरी करती है। इन इंडिया the following main types of soil are, so अलग-अलग तरह के soils हैं, you can see here alluvial soil, black soil, desert soil, red soil, tried soil, forest and mountain soil. So let's read about the types of soil. First is alluvial soil. So alluvial soil is found over approximately 45% area of the country, कहते हैं 45% area जो है देश का वहाँ पे alluvial soil मिलती है। and आगे बढ़ेंगे, this soil contributes a lot towards the development of agriculture, mostly brought and deposited by the rivers in the plains, it is deposited by sea waves also. So लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में करने में सहायक है। मोस्टली ब्रॉट एंड डिपॉजिट, नदियाँ इसको लेके आती हैं प्लेन्स में और वहाँ पे सी वेव्स के द्वारा इकट्ठी हो जाती हैं ये मिट्टी, हैविंग स्मॉलर पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से द सॉइल गेट डिपॉजिट ओवर द लैंड बाय द रेडिएटिंग वाटर ऑफ द फ्लड्स, ठीक है। सो जब पानी जो होता है बाढ़ का उसके साथ ही आता है और यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी कर देता है। द ऑपरेशन दस फॉर्म्स वेरी फर्टाइल सॉइल, इस तरीके से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी जो है वो बन जाती है। द वेल सॉइल इज सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, सो इसको इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यू कैन अंडरलाइन, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉइल या real soil is further divided into two types, two categories. First is khadar and next is bhangar. Khadar and bhangar. So khadar is a newly deposited soil where bhangar is an old alluvial soil. So newly deposited layer जो होती है उसको हम खदर कहते हैं, and bhangar जो है वो old पुरानी जो मिट्टी जमी होती है alluvial soil उसको हम bhangar कह देते हैं। In the northern plains of India, अगर northern plains जो है इंडिया के वहाँ की बात करें तो यहाँ पे alluvial soil है। These plains, इन plains को Indo-Gangetic Brahmaputra plains भी कहते हैं। These plains have been formed by the Indus, Ganga, Brahmaputra river and their distributaries which come from the North India. These alluvial plains are very significant from the agriculture aspect, कहते हैं ये plains जो है बहुत ज़्यादा जो है significant हैं, जरूरी हैं किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए, from the agriculture aspect से, right? Next is black soil.
ब्लैक सॉइल, सॉरी ब्लैक सॉइल, इसको जो रिगुर भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। सो बच्चे आपने याद रखना है, कॉटन जो होता है, कपास जो होता है, उसके लिए उसको उगाने के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ब्लैक सॉइल को ही हम कॉटन सॉइल जो वो भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर पर्पस ऑफ cotton growing, right? The black soil has been formed from the breaking of igneous rocks and covers about 66.6% part of India. So कहते हैं ब्लैक सॉइल जो है वो बनती है जैसे कि igneous rocks जब टूटती हैं, है ना, तो उनके टूटने की वजह से ये ब्लैक सॉइल बनती है। ये 66.6% जो होता है देश का हिस्सा कवर करता है, ये इतनी सॉइल मतलब कितने एरिया में है ये सॉइल। एंड टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ, कहाँ कहाँ पे है बच्चे ये सॉइल जो है, ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, राइट। तो इन इलाकों में क्या पाया जाता है, इन इलाकों में ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है। एंड ब्लैक सॉइल कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं ब्लैक सॉइल जो होती है मिट्टी ये वाली अपने अंदर नमी जो है काफी लंबे समय तक रख सकती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इट इज अ वेरी फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल। एंड क्रॉप फसलें जैसे कि कॉटन हो गया, राइस, बीट, ज्वार, रेप सीड्स, तंबाकू एंड सनफ्लावर एक्सेट्रा, इस मिट्टी में कितने सारे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो उगती हैं। राइस एंड शुगर कैन ऑल्सो ग्रो विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। राइस चावल हो गए, शुगर कैन जो है वो भी कितने उगाए जा सकते हैं इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर इरिगेशन से, मतलब अच्छे से पानी इसको प्रोवाइड करके। एंड ब्लैक सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है, काफी अच्छी होती है ये एग्रीकल्चर के लिए भी। सो आफ्टर रियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, लेट अस रीड रेड सॉइल, लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सो रेड सॉइल जो है 10.6% जो हिस्सा है देश का वहां तक फैली हुई है। दिस सॉइल हैज बीन नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। इसका नाम लाल क्यों पड़ा, लाल मिट्टी क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। द स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स पेरेंट रॉक। इसका जो स्ट्रक्चर है, कलर है इस मिट्टी का, वो डिपेंड करता है इसके पेरेंट रॉक के ऊपर। दिस टाइप ऑफ सॉइल लैक्स इन एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसलें उगाने के लिए कहते हैं कि दिस टाइप सॉइल, इस मिट्टी के अंदर, रेड सॉइल के अंदर कमी होती है कुछ एलिमेंट्स की जो कि जरूरी होते हैं अपने पौधों के लिए, जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फर्टाइल, कहते हैं इस तरह की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है ज्यादा। एंड बट इट्स फर्टाइलिटी कैन बी इम्प्रूव विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। कहते हैं इस तरह की मिट्टी जो है वो मतलब को उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम खाद अच्छे से डालते रहें उसके अंदर, तो हम इसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर wheat, कॉटन, पल्सेस, पोटैटोज, है ना। फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन, इसके अंदर हम अच्छे खादें अगर डालते रहें, ऐसे इसको फर्टल बना लें, तो इसके अंदर हम लोग wheat, कॉटन वगैरह जो है उगा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड एंड मणिपुर एक्सेट्रा। सो इन एरियाज के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर रेड सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो नेक्स्ट है आपके पास ट्राइड सॉइल। ट्राइड सॉइल जो है 90 से 100% जो है कहते हैं कि बनी होती है, इसमें इट्स मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, ठीक है। तो इन एलिमेंट से बनी हुई है ये। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान हो और बहुत ज्यादा हैवी बारिश बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, वहाँ पे ये मिट्टी होती है। कहते हैं मिट्टी के कारण, ड्यू टू द रेन, बारिश के कारण, द फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल सीप्स इन द लो लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो कहते हैं कि इस तरीके से उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी की वजह से बह जाते हैं। ओनली द ऑक्साइड्स आर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। सिर्फ ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम में कुछ रह जाते हैं वहाँ पे। As this type of soil is not fertile, कि मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, due to lack of fertile nutrients, कहते हैं कि fertile nutrients की कमी की वजह से ये धरती ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, सॉइल ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। बट क्रॉप्स जैसे कुछ फसलें हैं, चाय हो गई, कॉफी है, रबर, कोकोनट एक्सेट्रा, इसके अंदर हम उगा सकते हैं इफ कंपनसेटेड विद फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। मतलब इसको अच्छे से फर्टिलाइजर्स देके, अच्छी सिंचाई करके, पानी देके इसके अंदर कुछ फसलें जो है, चाय, कॉफी, रबर, हम इसके अंदर उगा जो है वो सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपके बारे लेटराइट सॉइल के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ पे होता है। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड ओवर 7.5% एरिया ऑफ द कंट्री, द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, द राजमहल हिल्स, द विंध्यास, सतपुरास, द मालवा प्लेट्यूज बिसाइड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, असम जो है, इन सब इलाकों में, इन सब स्टेट्स के अंदर इस तरह की मिट्टी जो है लेटराइट सॉइल जो है वो होती है, पाई जाती है। आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल। सो जो जंगली या माउंटेन्स पहाड़ों वाली जो मिट्टी होती है वे कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स में मिलेगी ये। सो इसके अंदर बहुत सारा अच्छा ह्यूमस होता है ये। ह्यूमस का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है ना जमीन में, सॉइल में, तो उसके पत्ते नीचे गिर रहे हैं तो वो सूख जाते हैं, पत्ते सड़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते हैं, तो वो एक खाद का रूप जो है धारण कर लेते हैं ना। तो सड़े गले हुए जो पेड़ पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या है, ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं और फिर से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके अंदर वो मिट्टी में मिलके उन पौधों को ही दोबारा मिल जाते हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो कहते हैं कि इस मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा ह्यूमस होता है। एंड ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में इस तरीके की मिट्टी है। ये जो है सॉइल, उसके अंदर कमी होती है पोटेशियम की, फॉस्फोरस की या लाइम की। For growing of crops in these types of soil, fertilizers have to be applied। कहते हैं अगर हमने क्रॉप्स को उगाना है इस मिट्टी के अंदर तो हमें फर्टिलाइजर जो है वो डालने पड़ेंगे। This type of soil lacks in potassium, phosphorus and lime, and for growing of crops in these types of soil, fertilizers have to be applied। So हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर के इसके अंदर कमी होती है पोटाशियम, फॉस्फोरस, लाइम की, इसलिए अगर हमें अच्छे पौधे उगाने हैं मिट्टी में तो हमें इसके अंदर फर्टिलाइजर्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स इसके अंदर डालने पड़ेंगे, राइट। सो डेजर्ट जो है, डेजर्ट का हमें पता लग रहा है कि रेगिस्तान है ना, तो ये मिट्टी जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती होगी कुछ इलाकों में, जैसे पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती है। कुछ गुजरात के हिस्से हैं जिसके अंदर ये मिट्टी जो है डेजर्ट सॉइल होती है। एंड डेजर्ट सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स 4.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ दिस कंट्री। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज वेरी लो कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन। कहते हैं इसके अंदर पानी सोखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। द वाटर सीप्स डाउन वेरी सून, हैज लिखा है, हैज वेरी लो कैपेसिटी, तो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी कम होती है। तो सीप्स डाउन वेरी सून, बड़ी जल्दी पानी जो है सोख जाता है, इसके अंदर सूख जाता है, अपने आप अंदर मतलब ले लेती है। So therefore the crop requiring more water cannot be grown। जिन फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो कहते हैं कि वो इनमें नहीं लगा सकते हम लोग। तो वो फसलें जिनको पानी की कम जरूरत होती है वो फसलें यहाँ पे लगती हैं एरिया में, जैसे कि ओट्स हो गए, बाजरा, मेज, पल्सीज, ये सारी इसके अंदर लगती हैं, ठीक है। द पैचेस ऑफ राजस्थान which have been receiving water from Punjab canal have started producing good crops। कहते हैं कि कुछ इलाके जो है राजस्थान के जो कि कहाँ से ले रहे हैं, ये पानी ले रहे हैं पंजाब केनाल से, तो उन्होंने भी कुछ अच्छी फसलें जो है उगानी शुरू कर दी हैं, बिकॉज उनको पानी यहाँ से अवेलेबल जो है वो हो रहा है। एक्सेप्ट द above mentioned types of soil, many other types of soil like marshy soil, saline, alkaline soils, dry soils, etc. are also found। तो कहते हैं कि एक्सपेक्ट above mentioned इनके अलावा, इन मिट्टियों के अलावा जो और भी कई तरह की मिट्टी होती है, जैसे कि मार्ची सॉइल, सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, ट्राई सॉइल, ये भी कुछ है जो बड़ी क्लासों में जाके इनके बारे में पढ़ोगे। एज these types of soils cover very less percentage of land area, कुछ हिस्सा जो होता है मतलब नेग्लिजिबल ना के बराबर कुछ हिस्सा जो है वो इन मिट्टियों से भरा हुआ है। सो आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, कुछ इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। these soils are limited only to some, कुछ देश के हिस्सों में ही ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जो भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन। सो सॉइल रिसोर्सेज जो होती हैं, सॉइल रिसोर्सेज के क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो कहते हैं विदाउट अ रिसोर्स लाइक सॉइल, मिट्टी के बिना जो है आदमी की लाइफ जो है हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो खाएंगे क्या, है ना, फूड नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं फूड। सो वट एवर मैन ईट्स डिपेंडेंट सॉइल, जो भी हम खाते हैं वो आदमी डिपेंड करता है, मिट्टी के ऊपर डिपेंड होता है सारा सारा। फॉर एग्रीकल्चर द सॉइल शुड बी फर्टाइल। अगर हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ होना पड़ेगा। बट इट्स फर्टिलिटी डज नॉट रिमेन फॉरएवर, सदा के लिए मिट्टी की फर्टिलिटी नहीं रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं मिट्टी के साथ होने वाली, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सोइल इरोजन, नेक्स्ट है रिडक्शन इन द फर्टिलिटी, मतलब रिड्यूस हो जाना फर्टिलिटी का, सैंडी कंडीशनिंग, alkalinity and sandy acidity, use of soil beyond its capacity and water loss। So next, first of all, we are going to read conservation of the soil। This resource is very important, therefore we should protect
दिस प्रेशियस रिसोर्स, कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हमें इसको इस बहुमूल्य रिसोर्स को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, मिट्टी का खुरना जैसे हो गया है ना, जो एक ही क्रॉप अगर हम बार बार एक ही फसल हम बार बार लगाएंगे मिट्टी में, तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, तो कई मिट्टियां जो होती हैं वो अल्कलाइन होता है, उनके अंदर एसिडिटी होती है, या सलाइन खारी मिट्टी होती है, नमकीन भरे होते हैं, जरा सॉल्ट होते हैं इनके अंदर। सो इस तरीके से हमने पढ़ लिए सारे के सारे प्रॉब्लम्स मिट्टी के साथ हमने कंजर्व करना है भाई। तो वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। ठीक है, वी शुड कंट्रोल सॉइल इरोजन, हमें सॉइल इरोजन को कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। द सॉइल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर लॉगिंग बाय ड्रेनिंग द एक्सेस वाटर, और तो कहते हैं कि जो मिट्टी है उसको बचाना चाहिए वाटर लॉगिंग से, है ना, बहुत ज़्यादा पानी एक जगह पे भर जाता है, उस पानी को हमें निकालना चाहिए बाहर की तरफ। फ्लड शुड बी स्टॉप बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स और द रिवर्स, तो फ्लड्स जो होते हैं, बाढ़ जैसे आ जाती है, तो बन लगा के डैम्स बना के हमें फ्लड्स को रोकना चाहिए। इफ यू कंट्रोल द फ्लड्स, अगर हम फ्लड्स को कंट्रोल कर लेंगे तो सॉइल इरोजन में कहीं हद तक से इसकी प्रॉब्लम जो है, मिट्टी का खुरना जो होता है, मतलब मिट्टी का बह जाना, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ऑल्सो द वेस्ट लैंड लेइंग अराउंड द रिवर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो कहते हैं कि ऑल्सो जो वेस्ट लैंड होती है नदियों के आसपास, उसको भी हम कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, उसको भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज जो है वो कर सकते हैं। रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑल्सो वीकेंस द सॉइल बिफोर इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज गुड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, सो गलत तरीके अगर हम यूज करते हैं तो इससे उसकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें अच्छे मेथड जो है एग्रीकल्चर के वो यूज करने चाहिए। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी मेंटेन्ड एंड यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो मेंटेन रखनी चाहिए, एंड हमें लंबे समय तक इसको यूज करना है अगर मिट्टी को, तो हमें इसको वाइजली अच्छे से जुडिशली यूज जो है वो करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ सॉइल्स आ गया। अलवियल सॉइल, यू कैन सी द कलर्स, डिफरेंट कलर्स, से ग्रीन कलर है यहाँ पे, अलवियल सॉइल है पंजाब हरियाणा, है ना, इन एरियाज में जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है, ये हमारे पास वेस्टर्न घाट्स जैसे, ईस्टर्न घाट्स हैं जैसे। तो ये ब्लैक सॉइल है गुजरात हो गया, जैसे है ना, कुछ एरिया है यहाँ पे पंजाब, राजस्थान गुजरात जैसे हो गया कुछ एरिया के, महाराष्ट्र। तो ये हमारे पास रेड सॉइल आ जाती है, लाल रंग की मिट्टी, झारखंड में, जैसे झारखंड उड़ीसा साइड। ठीक है, तो ये लेटराइट सॉइल है ये वाली कुछ एरियाज में। डेजर्ट सॉइल ये वाला आ जाता है। ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट सॉइल आ गया। उसके बाद माउंटेन्स तो इस साइड होते हैं, ऊपर भी माउंटेन्स इस साइड होते हैं, सारे हिमालय, ग्रेट हिमालयज है यहाँ पे, इस साइड है ना, रेंजेस है हिमालय, पहाड़ियाँ ही पहाड़ है यहाँ पे। तो इस साइड जो है ये माउंटेन्स है, एरिया जो है वो आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स। इफ देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ, अगर जिंदगी है धरती के ऊपर, तो इट इज ओनली बिकॉज के पानी है यहाँ पे। देयर इज नो अदर अल्टरनेट, पानी के बिना हम कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहे हैं, फिर भी हमें प्यास अगर लगेगी, तो पानी का काम पानी ही कर सकता है, तो कोल्ड ड्रिंक या जूस नहीं कर सकता है। वाटर फुलफिल्स न्यूमरस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, है ना। एग्रीकल्चर तो अलग अलग काम चीज़ों के लिए पानी को हम यूज़ करते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, ब्रशिंग करनी है, नहाना है ना, कपड़े धोने हैं, तो घर साफ करना है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। हम पढ़ चुके हैं 71% जो धरती का हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल अर्थ एज अ वाटर प्लैनेट। वाटर प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, राइट। सो यहाँ पे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि पानी की कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो 97.2% जो है वो ओशन सीज में पानी है। जब हम पीते हैं पानी, वो सिर्फ कितना है, 0.64, इतना पानी है सिर्फ अवेलेबल, जो फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर जो हम पी रहे हैं, और उसको भी हम लोग वेस्ट करते हैं नहाने टाइम, जैसे है कपड़े धोते टाइम हम वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जितना पानी की जरूरत है उतना यूज करो, बाकी जो है पानी वो वेस्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट 2.15% है आइस कैप्स ग्लेशियर्स में, मतलब बर्फीले पहाड़ों पे। 0.0085% जो है वो है लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के अंदर है। एंड बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे वाटर वेपर्स कह लो, है ना, तो वो हो जाता है 0.001%। ठीक है, इतना है यहाँ पे पानी।
चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं भाई, हम सबको ही पता है। वाटर इज यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस एक्टिविटीज, कई तरह की एक्टिविटीज करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। 93.37% जो टोटल यूज वाटर है गोज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूज कर रही है इसको, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। पानी की सप्लाई की जाती है कहाँ पे, गाँव में, शहरों में, टाउन्स में, है ना। अराउंड 3.73% है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की, ठीक है, बिकॉज बिजली अब बनाने तो पानी का इस्तेमाल तो होता ही है ना डैम्स में। सो 1.26% ऑफ द 56% इज यूज्ड हियर। अबाउट 1.08% ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर रेयरिंग ऑफ कैटल। पशुओं के लिए भी 1.08% जो पानी होता है उनके लिए यूज होता है। अबाउट 0.5% पानी जो है, वाटर जो है, वो अदर एक्टिविटीज के लिए यूज जो है वो किया जाता है। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर ऑफ वाटर। सो रेनफॉल, है ना, बारिश का पानी, रिवर्स जैसे नदियां हैं, झरने हैं, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, कुछ रिसोर्सेज हैं पानी के जहाँ से पानी जो है वो मिलता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में। सो रेनफॉल जो है कि इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पानी का, बट इट इज हाईली वेरिएबल। तो जैसे पंजाब में बारिश जो होती है, असम का अगर कंपैरिजन करेंगे तो अलग होती है, राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग पानी की जो है वो वेरिएबिलिटी होती है। सम प्लेसेस गेट वेरी हैवी रेनफॉल, कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती है। द एवरेज एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज 118 सेंटीमीटर। अगर हम एवरेज कहते हैं एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 118 सेंटीमीटर होती है। दो द होल ऑफ रेनफॉल वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द मैन, yet it percolates beneath the earth and contribute to the underground water. The level of the underground water goes deep and becomes saltish in nature in the areas receiving low rainfall। वो इलाके जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे पानी का स्तर कम होने की वजह से जो पानी है वो नमकीन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, ठीक है। The rivers and streams have contributed lot towards human development since, कहते हैं नदियों ने, झरनों ने बहुत ज़्यादा काम मतलब इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है इंसानियत की सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में। शुरुआत से ही मैन हैड स्टार्टेड लिविंग अराउंड द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। आदमी ने शुरू किया था रहना नदियों के पास, झरनों के पास। दीज रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। एक है पेरेनियल रिवर्स विच कम फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो। पेरेनियल रिवर्स कौन से रिवर्स होते हैं, जो कि ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, उसको हम कह रहे हैं। एंड सीजनल रिवर्स होते हैं जो कि डिपेंड करता है नदी की बारिश के ऊपर, कितनी बारिश हुई है उस हिसाब से पानी उनके अंदर होता है। At various places dams have been constructed and canals have been dug। बहुत सारी जगहों पे कई डैम्स बनाए गए हैं, कैनाल्स बनाई गई हैं। The water of these canals is being used for irrigation and other human activities। इन कैनाल का पानी जो है वो यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, खेतों को पानी देने के लिए, ठीक है। एंड कई ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि वो अपने पशुओं को नहा लेते हैं उसमें, कपड़े धो लेते हैं उसमें। With the digging of these canals agriculture has undergone big change। बट कहते हैं कैनाल बनने से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो हुई है। टैंक्स आर फाउंड मोस्टली इन द एरियाज लैकिंग इन पेरेनियल कैनाल्स रिवर्स, सॉरी। द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज ईदर टू डीप और नॉट फिट फॉर यूज। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक्स इन दीज एरियाज एंड इज यूज्ड व्हेन नीडेड। इन साउथर्न इंडिया द टैंक्स आर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द पीपल। तो यहाँ पर टैंक के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कि टैंक्स जो होते हैं ज्यादातर मिलते हैं उन इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ पर पेरेनियल रिवर्स होते हैं, ठीक है। सो द लेवल्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज ईदर टू डीप और नॉट फिट। अंडरग्राउंड वाटर तो कहते हैं बहुत ज्यादा गहराई में पानी होता है, अगर मिलता भी है तो पानी फिट नहीं होता पीने के लिए। सो नदी का बारिश का पानी जो है उसको कहते हैं टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है उन इलाकों में, और जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग उनको यूज करते हैं। साउथ इंडिया में टैंक्स जो है मेन सोर्स होता है पानी का। नेक्स्ट टाइम हमें करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को संभाल के रखने का। सब बच्चे बेटा जानते हो आप लोग कि पानी कितना बहुमूल्य होता है और कितनी हम ऊपर पढ़ के हैं, कितनी परसेंटेज कम है पानी की जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो है वो सूटेबल है, राइट। सो एज वाटर हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन लाइफ,
Therefore, its conservation becomes very important. Most important view is that water should not be used more than its requirement. कहते हैं कि पानी उतना ही यूज करो जितना आपको पीने के लिए पानी उतना ही लो जितना आपको चाहिए। ये नहीं कि आधा ग्लास पानी पिया पूरा भर लिया था हमने, आधा पिया और आधा हमने सिंक में डाल दिया। जितना जरूरत हो उतना ही पानी जो है वो आप लो आप। इरिगेशन शुड बी डन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी तभी दो जब पौधों को जरूरत होती है। तो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ड्रिप इरिगेशन जैसे होता है, स्प्रिंकलर्स होते हैं, है ना। तो वो मेथड जो है हमें यूज करने चाहिए ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। सो न्यू मेथड्स लाइक स्प्रिंकलर शुड बी यूज फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पे भी लिखा आ गया कि स्प्रिंकलर जो है वो यूज करने चाहिए। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द डैम्स व्हिच कैन बी यूज्ड आफ्टरवर्ड्स एट अ टाइम व्हेन नीडेड। देयरफॉर देयर कैन बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग also. It will recharge the underground water and raise its level. There can be recycling of water too. The sewage water can also be used for irrigation after its treatment. जैसे सीवेज वाटर को भी आजकल काफी सीवेज प्लांट्स भी लगे हैं जहाँ पे सीवेज का पानी जो होता है उसको अच्छे करके जो है दोबारा रीयूज किया जा सकता है। In the end, we can say that the water should be used in such a way it should not cause scarcity of water. इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करो कि पानी की किल्लत ना कमी ना हो। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्स के बारे में, कहते कुदरत ने हमें वनस्पति जो दी है, हरे भरे पेड़ पौधे हमें दिए हैं। सो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट की वजह से। यहाँ पे वनस्पति अलग होती है, पहाड़ों पे अलग होगी, प्लेट्यूज के ऊपर अलग होगी, ठीक है। डिपेंड करता है क्लाइमेट, सॉइल और कुछ अदर फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लो कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। द क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द फैक्टर्स। क्लाइमेट बहुत ज्यादा जरूरी है। द क्लाइमेट इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। सो क्लाइमेट का मतलब है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना। सो द वेजिटेशन ग्रोज एंड डेवलप बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो हमें यहाँ पे पता लगा कि वेजिटेशन जो होती है, वनस्पति पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वो डिपेंड होता है उसके टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, उस जगह के। इफ फॉर एग्जांपल इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, कहते एग्जांपल बेटा यहाँ पे कि अगर हाई टेम्परेचर का एरिया हो और बहुत ज्यादा वहाँ पे रेनफॉल होती हो तो उन इलाकों में बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग तरह की वेजिटेशन, वनस्पति जो होती है, अलग अलग देश के हिस्सों में देखने को मिलती है। द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन आर आल्सो कॉल्ड, करें नेचुरल वेजिटेशन को जंगल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। फुलफिल्स न्यूमरस ह्यूमन नीड्स, कई तरह की जरूरतें जो होती हैं ये हमारी पूरी करता है। जैसे कि लकड़ मिलती है हमें यहाँ से, रबर, मेडिसिन, है ना, कई तरह के फ्रूट्स मिलते हैं हमें। सो नेक्स्ट देखो, the wood which we get from the forest is used as a fuel wood as well as in large industries. We get many types of fruits, कई तरह के फल मिलते हैं, medicines and other products from the forest and the natural vegetation. Due to the variation in temperature and rainfall in different part of the India, different types of natural vegetation is found. अलग अलग तरह की vegetation मिलती है कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ट्स बने हुए हैं, you can see different type of forests are, first is evergreen forest, ये आप लोगों ने लास्ट क्लास 7th में भी पढ़ा था इनके बारे में। deciduous forest, deserts और dry forest, mountainous forest and delta forest. So there are different type of forest here. So evergreen forest है सबसे पहले के, इनको evergreen इसलिए कहा जाता है बिकॉज सारा साल ये क्या होते हैं, ग्रीन रहते हैं। The plants don't shed their leaves completely in any season or weather. किसी एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पौधे जो होते हैं, ये ट्रीज जो होती हैं, अपने पत्तों को झाड़ते नहीं है। This type of vegetation is found in the एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, उन इलाकों में जंगल पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत सारा बारिश होती है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। कहते हैं इस तरीके के जो जंगल होते हैं वेस्टर्न घाट्स जो है साउथ इंडिया में वहाँ पे मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एंड असम में मिलते हैं, एंड कुछ लोअर स्लोप्स जो है हिमालय के वहाँ पे देखने को मिलते हैं। This type of forests are also found in some parts of Karnataka where rainfall is received from the retreating monsoon. So इस तरीके के जो जंगल होते हैं, कहते हैं कुछ जो हिस्से हैं कर्नाटका के वहाँ भी देखने को मिलते हैं, and where rainfall is received from the retreating monsoon. And trees like teak, rosewood on the Himalayas, slopes, ebony, neem, tamarind in Karnataka are found. ठीक है, तो पेड़ इस तरीके के जो है ये
तो वहाँ पे कहते मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं एक सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। द लीव्स अपीयर अगेन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मानसून में, मतलब मानसून सीजन में जो होता है स्प्रिंग सीजन में जब फूल पौधे खिल उठते हैं तो उस मौसम में इसके पत्ते दोबारा इसको आ जाते हैं पेड़ों को। मोस्ट ऑफ डेसिडस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कहते हैं डेसिडस जंगल जो है पाए जाते हैं। These forests are very important as far as availability of wood is concerned। यहाँ पे लकड़ काफी अवेलेबल हो जाती है। We get wood of पेड़ कौन से इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे देखो salt, teak, bamboo, शीशम, खेर ट्रीज जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है, यहाँ पे पेपर में भी आता होता है ये। नेक्स्ट है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन पढ़ रहे हैं कि डेजर्ट वेजिटेशन जो है ये वहाँ उन इलाकों में होती है जहाँ बहुत ज़्यादा कम बारिश हो। कम बारिश की वजह से कहते हैं कि यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा कम होती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जंगल बहुत कम होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज अवेलेबल इन राजस्थान, गुजरात, कुछ जो हिस्से होते हैं इसके कहते हैं हरियाणा के, गुजरात में, राजस्थान कुछ हिस्से जो है हरियाणा के, वहाँ पे ये वेजिटेशन पाई जाती है। कैकिया, डेट, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, ये कुछ इसकी वेजिटेशन का हिस्सा है। एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नॉट सफिशिएंट, कहते हैं सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ फूड। कहते हैं ये जो है वनस्पति ठीक नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ अच्छी क्वालिटी की लकड़, यहाँ पे कैक्टस को क्या लकड़ लगेगी है ना, क्या वुड लगेगी, तो कहते हैं कि इन से हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लकड़ जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, की लकड़ी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है माउंटेनस वेजिटेशन। सो माउंटेनस वेजिटेशन हमें पता लग गया पहाड़ों के ऊपर ये होता है एंड इट ग्रोस ओवर द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। द Himalayan slopes from Kashmir to Assam are covered with different type of trees and plants. The wood from these trees is highly useful and therefore of great importance. So कहते हैं कि इनकी लकड़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। और अलग अलग तरह के पेड़ जैसे कि पाइन, फिर डिओडर, वॉक, चेस्टनट, मैपल, पॉपुलर, ये कुछ पेड़ हैं जो कि देखने को हमें वहाँ पे मिलते हैं। दिस इज वेरी कॉस्टली एंड गुड क्वालिटी वुड, बड़ी महंगी लकड़ इसकी बिकती है और काफ़ी अच्छी होती है इसकी लकड़ी। दिस टाइप ऑफ वुड इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, रेल कोचेस, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, मेकिंग गुड क्वालिटी फर्नीचर। तो अच्छे तरीके की लकड़ जो है, मतलब जो यूज होती है बिल्डिंग्स में, रेल कोचेस में, मैच बॉक्सेस है ना, इंडस्ट्रीज में, तो फर्नीचर बनाने में अच्छा काम आता है ये। वी गेट मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, आलमंड्स, प्लम, चेस्टनट फ्रॉम द माउंटेन ट्रीज। इन पेड़ों से हमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स जो है वो खाने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन। डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है कहते हैं सी, समुद्रों के तटों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये। दिस रिवर, द रिवर मेक्स डेल्टास बिफोर एंटर द सी। कहते हैं रिवर क्या करते हैं, डेल्टा बना लेते हैं बड़े सारे समुद्र में, बड़े सारे सी में जाने से पहले क्या बना लेते हैं, माउथ के आगे, उसके मुंह के आगे डेल्टा बना लेते हैं। सो वेजिटेशन इन डेल्टास के अंदर जो उगती है उसको डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज अवेलेबल इन द डेल्टिक पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र और सम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। सुंदरे, नीम, पाम, ये कुछ यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। द यूज ऑफ सुंदरे वुड इज वेरी सिग्निफिकेंट। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा जो है वो भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरे नाम के जो पेड़ है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन। कहते हैं बहुत सारी जरूरतें जो होती हैं आदमी की वो पूरी करते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट यूजेस, अलग अलग इसके यूज हैं, जैसे कि लकड़ यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, एडेसिव्स मतलब फेविकोल वगैरह, गम जो मिलती है हमें पेड़ों से है ना, सो लिब्रिकेंट्स, पेंट्स वगैरह से बनाते हैं हम लोग, रबर, डाइज, मेडिकल प्लांट्स है ना, बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं हमें यहाँ से, स्टफ मिलती हैं हमें, जड़ी बूटियां मिलती हैं, कई तरह के फल फ्रूट मिलते हैं। यही पेड़ पौधे जो होते हैं कई तरह के पशु पक्षियों को, जंगली जीवन को जगह देते हैं, रहने की जगह देते हैं। एंड जो पेड़ होते हैं वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और सोल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन होने से बचाते हैं, मतलब रेगिस्तान बनने से किसी जगह को बचाते हैं अगर पेड़ पौधे लगे हों तो। वेजिटेशन जो है वो बारिश भी लेके आती है ना, यही पेड़ पौधे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश के लिए, और नेचर के इकोसिस्टम को, नेचर को मेंटेन करने में ये जो है वो हेल्प करते हैं। Therefore, forest should be protected and efforts should be done to increase the area under forest। कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ resources. So creatures living in the area forest are called wildlife resources।
कहते हैं वो सारे जीव जंतु जो कि जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कहते हैं। ये फॉरेस्ट जो है उनको एक घरौंदा अपना घर देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे वो जो जानवर होते हैं वहाँ पे रह सकें, है ना। सो दीज क्रिएचर्स आर बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये क्रिएचर्स कौन से होते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं। इन द बिग ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिएचर्स आर फाउंड। कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रासलैंड में, जंगलों में, संसार के बड़े बड़े जंगलों में क्या बहुत सारे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। इन इंडिया मोर देन 80,000 स्पीसीज ऑफ, कहते हैं कि 80,000 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं जानवरों की वो जंगलों में पाई जाती हैं। जैसे कि जानवर कौन कौन से हैं? लाइक एलिफेंट्स, लायन, लिपर्ड, टाइगर, बियर, याक, डायनासोर, डियर, मंकी, एप, जैकल, फॉक्स एक्सेट्रा। कुछ जानवरों के नाम यहाँ पे जंगलों में मिलते हैं हमें देखने को। एक्सेप्ट दीज, इनके अलावा मंगूस, स्क्विरल, मंगूस, टॉर्टोइस, कई तरह के स्नेक्स, मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स आर आल्सो फाउंड देयर इन द फॉरेस्ट। मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स come in large number to India from the cold regions like Siberia, China, etc. during winter। सर्दियों में बहुत सारे पशु पक्षी इधर से उधर आते हैं जिनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। Many types of birds and fish are also found in India। भारत के अंदर कई तरह की मछली, कई तरह के बर्ड्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे हम इसको सेव करके रख सकते हैं। सो मैन हैड बीन हंटिंग द बर्ड्स एंड एनिमल्स सिंस बिगनिंग। अपनी शुरुआत से कितने आदमी इसको हंट करता है ना, शिकार करता है पक्षियों का, जानवरों का। Perhaps it was necessary for the primitive man to kill these birds and animals for this food, but present day man has a lot of other products to eat। आदमी के पास बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना, तो मारना नहीं चाहिए, कहते हैं हमें जानवरों को। कहने का मतलब ये है therefore to kill the birds and animals doesn't bring a good name to man now, है ना। so many species of animals have become extinct। बहुत सारी जो जानवर हैं कहते हैं वो मतलब खत्म हो चुके हैं, यहाँ से मर चुके हैं, जा चुके हैं यहाँ से। एंड कुछ और जानवर जो कि खत्म होने के द्वार पे हैं are at the verge of extinction। Therefore we should hesitate to kill the animals and contribute towards their protection। इसलिए हमें कहते हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए, है ना। उनको प्रोटेक्ट करने के जो स्टेप्स हैं कुछ उठाने चाहिए। गवर्नमेंट भी स्टेप्स उठा रही है ताकि उन जानवरों को कोई हंट ना कर सके। फॉर दिस पर्पस इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ was established in the year 1952। इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ की उन्होंने 1900 जो है 1952 के अंदर 1952 के अंदर एस्टैब्लिश की गई। बिसाइड दिस द प्रोग्राम लाइक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर जो था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर जो था वो चलाया गया। इन द ईयर 1972 एंड 2002 गवर्नमेंट पास एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो गवर्नमेंट ने कई एक्ट पास किए ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके। मैनी नेशनल पार्क्स So many national parks and wildlife sanctuaries have been established to protect the wildlife। कहते हैं बहुत सारे नेशनल सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो थे वो एस्टैब्लिश किए गए ताकि इनको बचाया जा सके। एट प्रेजेंट आज देयर आर 89 नेशनल पार्क्स। आज 89 नेशनल पार्क्स एंड 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पे। एंड एट आवर लेवल वी शुड आल्सो स्टॉप द हंटिंग ऑफ बर्ड्स। हमें पशु पक्षियों की हंटिंग को रोकना चाहिए। द फॉरेस्ट विच एक्ट एज नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ शुड नॉट बी कट। ओके, जंगल नहीं काटने चाहिए क्योंकि कई घरौंदे हैं, घर हैं, कई जानवरों के, कई पशुओं के, कई पक्षियों के। आर गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द लॉ स्ट्रिक्टली। सरकार को भी अच्छे से स्ट्रिक्टली इस कानूनों को करना चाहिए। विच हैव बीन मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि बनाने चाहिए ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन शुड यूज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स वेरी केयरफुल। आदमी को बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए इसको। नो रिसोर्स शुड बी वेस्टेड, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लैंड है, सॉइल है, वाटर है, राइट। वाइल यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आवर सेल्फ वी शुड आल्सो कीप इनटू माइंड द नीड्स ऑफ द कमिंग जनरेशन। हमें आने वाली जो जनरेशन है उसकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। द रियल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइज इन इट्स नीडफुल एंड ऑप्टिमल यूज। ओके, सो बेटा दिस इज अ चैप्टर अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज के कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट इंसान जो है अपने सेल्फिश ग्रीड के लिए, अपने सेल्फिश नेचर को देखकर
सेल्फिशनेस के लिए या अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए इतना उसके अंदर लालच भर गया है कि वो इन संसाधनों को खत्म करता जा रहा है, मिट्टी को बर्बाद ना अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगा रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फसल जो है बहुत ज्यादा चाहता है कि उगाए ताकि आबादी को खाना मिल सके, है ना। इस तरीके से जंगल को काटते जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं बेघर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज नेचर ने हमें गिफ्ट किए हैं, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो भी हमें बहुत कुछ जो है दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम जंगल काटते जाएंगे तो हमें बहुत सी चीजें मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ चैप्टर अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरत के बारे में जो भी हमें कुदरत ने दिया है वो सारा था इस चैप्टर में। काफी लंबा वीडियो हो गया ये वाला, काफी लंबा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर आपका। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe my channel, and share as much as you can with your friends so that they can also take advantage of the video. Okay, I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye.